प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्न पत्र में सेकंड यूनिट में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है। विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का वर्णन ही नहीं किया, वरन वह दिशा भी निश्चित की है जिसकी ओर से बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत राज्य को करना है। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था और इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिसको कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। सर्वप्रथम नीति निर्देशक तत्वों का हम यहाँ अर्थ स्पष्ट करेंगे। निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य इन आदेशों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश के स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान की 37वीं धारा में कहा गया है कि इन भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। विद्यार्थियों, इस धारा से यह बात स्पष्ट होती है कि निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान तो नहीं की गई है, लेकिन वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होने के बाद भी राज्य शासन के संचालन के आधारभूत सिद्धांत है और राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि व्यवहार में सदैव इन तत्वों का पालन करें। निर्देशक तत्वों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए GN जोशी ने लिखा है कि इन निर्देशक तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत है जिसका अनुसरण संघ और राज्य को करना चाहिए। अमर नंदी का कथन है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में हैं जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। LG खेंडेकर के अनुसार निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श है जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। अब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की सेवा का अभिप्राय उन लाखों लोगों की सेवा है जो पीड़ित है। इसका तात्पर्य यह है कि गरीबी और अज्ञानता तथा बीमारी और अवसरों की असमानता को हमें समाप्त करना है। हमारे समय में हर महान व्यक्ति की अभिलाषा प्रत्येक आंख का आंसू पहुंचना है। यह हमारी पहुंच से परे है, लेकिन जब तक आंसू और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसी उद्देश्य को लेकर संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अब हम नीति निर्देशक तत्व को 3 वर्गों में विभाजन करके उनके पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रथम नीति निर्देशक तत्व वे हैं
जिनका उद्देश्य भारत को लोक कल्याणकारी राज्यों में क्रियान्वित करना है। दूसरे में ऐसे सिद्धांत हैं जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। और तीसरे में जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अब हम इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको जानकारी देंगे। संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी नर नारी को समान रूप से साधन प्राप्त है। 39B में देश के साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो जिससे अधिक से अधिक लोक कल्याण हो। डी अनुच्छेद C में आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि धन का केंद्रीयकरण नहीं हो। अनुच्छेद 39D में स्त्री पुरुष को समान काम व समान वेतन देने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39E में श्रमिक स्त्रियों और पुरुषों को स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की कच्ची आयु का दुरुपयोग नहीं हो तथा आर्थिक आवश्यकताओं से विवश नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के विपरीत हो, उसकी रक्षा करना। अनुच्छेद 39F में बालकों एवं नवयुवकों का शोषण, आर्थिक एवं नैतिक पतन से रक्षा करना। अनुच्छेद 41 में सभी नागरिकों को शिक्षा मिले तथा बेकारी, बुढ़ापे व अंगहीनता के लिए राज्य की तरफ से उनको सहायता मिले का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41B में राज्य काम में न्यायपूर्णता रखें और अच्छे कार्य क्रम में कम से कम प्रसूति सहायता मिले। अनुच्छेद 42 में श्रमिकों को काम के घंटे निश्चित कर उन्हें पर्याप्त वेतन व अवकाश एवं जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास किए गए हैं। अनुच्छेद 45 में राज्य संविधान के प्रारंभ होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। अब हम कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारों से प्रभावित है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य गांवों में व्यक्तिगत एवं सरकारी स्तर पर कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य पिछड़ी और निर्बल जातियों की विशेष रूप से सुरक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग के लिए नियंत्रण लगाएं ताकि उनका उपयोग नहीं हो सके। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन विकास का प्रयत्न करेगा तथा पशुओं के वध पर नियंत्रण लगाएगा। राज्य ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और साधनों की रक्षा करेगा। राज्य सारे देश के लिए दीवानी तथा फौजदारी कानून बनाने का प्रयत्न करेगा। अंत में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए नीति निर्देशक तत्व है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंचशील के सिद्धांतों द्वारा या पंच फैसलों द्वारा निपटाने को बढ़ावा देगा। ये अनुच्छेद 51 है। अब हम नीति निर्देशक तत्व ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए हैं, उनमें सबसे प्रथम है बच्चों के शोषण को रोकना। दूसरा है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। और तीसरा है पर्यावरण की रक्षा करना। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित रखेगा। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता या पंच निर्णय द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निर्देशक तत्वों के इस वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि इन तत्वों के आधार पर भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी और हमारा देश एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। अब हम नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करेंगे।
जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में और बाहर भी राज्य के निदेशक तत्वों संबंधी उपबंधों की बहुत अधिक आलोचना हुई थी। संविधान के स्वीकृत हो जाने के पश्चात भी अनेक विद्वानों ने कई आधारों पर इन तत्वों की आलोचना की है। आलोचकों की आलोचना का प्रमुख आधार यह है कि सर्वप्रथम नीति निर्देशक तत्वों में वैधानिक शक्ति का अभाव है। निदेशक तत्वों की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह है कि इन तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण ये निरर्थक है। संविधान में राज्य के निदेशक तत्वों को एक और तो देश के शासन में मूलभूत माना है, किंतु साथ ही ये वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं होने के कारण अर्थात न्यायालय उपयुक्त सिद्धांतों को क्रियान्वित नहीं करा सकेंगे। अतः आलोचकों की राय में ये निदेशक तत्व शुभ इच्छाएं, नैतिक आदेश या ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों में प्रोफेसर के.टी. शाह और प्रोफेसर के.सी. वियर आदि लेखकों ने इसी आधार पर इन्हें मात्र उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। निदेशक तत्व काल्पनिक तथा आदर्श मात्र है। आलोचकों का कहना है कि निदेशक तत्वों में ऐसे काल्पनिक आदर्शों का चित्रण किया गया है जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है। एक संप्रभुता संपन्न राज्य में ये अप्राकृतिक है। एक प्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना अप्राकृतिक भी प्रतीत होता है। एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए यह नितांत अस्वाभाविक जान पड़ता है। विधिवेताओं की दृष्टि में एक संप्रभु राज्य को इस प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। चौथा है संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संवैधानिक विधिवेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि ये तत्व संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण भी बन सकते हैं। संविधान सभा में संतानम ने भय प्रकट किया था कि इन निदेशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद पैदा हो सकता है। यदि शासन निदेशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि यह शासन के मूलभूत सिद्धांत निदेशक तत्वों के विरुद्ध है। इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच मतभेदों को जन्म देगी और इससे संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर आघात पहुंच सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं की जाती है। राज्यों का आय का प्रमुख स्रोत मद्य पदार्थों, मादक पदार्थों से आबकारी विभाग को आर्थिक रूप से राजस्व प्राप्त होता है। एक तरफ आर्थिक दृष्टि से देखें तो यदि नशीले पदार्थों के उपयोग और प्रयोग पर या उत्पादन पर यदि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दिया जाएगा तो राज्यों की आबकारी विभाग से होने वाली आय शून्य हो जाएगी। इससे राज्यों पर आर्थिक वित्तीय भार भी आने की संभावना रहेगी। इस कारण नीति निर्देशक तत्वों की विभिन्न आधारों पर ये आलोचना की जाती है। इतना ही आज लेसन यहीं समाप्त होता है। इस लेसन को यूट्यूब चैनल पे आप शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन पुनश्च जय हिंद जय भारत।